हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 12th बिजनेस क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 2.2 जो हमारा बिजनेस का चैप्टर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध का जो जन्मदाता हैं वो हैं F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इनका जन्म अमेरिका में हुआ और इन्होंने क्या किया, एक ऑर्डिनरी लेबरर मतलब एक साधारण जो है श्रमिक के रूप में कार्य करना शुरू किया और उसके बाद ये चीफ इंजीनियर बन गए थे। वही उसके बाद ये चीफ इंजीनियर बन गए थे, मुख्य जो इंजीनियर बन गए थे। इन 1878 ही ज्वाइन ए मिडवेल स्टील कंपनी इन यूएसए एज ए लेबरर। 1873 में उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में यूएसए में एक श्रमिक के रूप में कार्य करना शुरू किया था। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, उनकी जो मेहनत और उनकी काम के प्रति जो समर्पण भावना थी उसके कारण ही वॉज एबल टू रीच द पोजिशन ऑफ चीफ इंजीनियर एट द सेम कंपनी, और उसी कंपनी में वो मुख्य कार्यकारी की पद पर पहुंच गए विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ 6 ईयर। भी एक छोटी सी अवधि में, केवल 6 साल की अवधि में क्या है, उसी कंपनी में, जिस कंपनी में वो श्रमिक के रूप में भर्ती हुए थे, उसके मुख्य इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जो है वो बन गए भैया आपके। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान टेलर कंडक्ट ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड कम टू द कंक्लूजन दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज लेबरर वाज डूइंग फार लेस एज कम्पेयर टू ही वाज सपोज इन डूइंग वे। तो इस अवधि के दौरान टेलर ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि एक श्रमिक को जितना काम करना चाहिए वो उससे कम काम करता है भाई। ठीक है। ही गेव ए नंबर ऑफ सजेशंस टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, उसने इन समस्याओं को दूर करने के अनेक सुझाव दिए। इन डूइंग सो ही गेव ए साइंटिफिक आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट, और उसने इसको किसका नाम दिया, अभी वैज्ञानिक प्रबंध का जो है वो नाम दिया भाई, दृष्टिकोण दिया। टेलर ने क्या किया, टेलर वर्क इन बीथले में स्टील कंपनी अप टू 1901, 1901 तक उन्होंने बीथले में स्टील कंपनी में काम किया। देर आफ्टर स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विस एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उसके बाद उन्होंने क्या किया भाई, प्रबंधक सेवा के रूप में जो है कार्य करना शुरू कर दिया, सलाहकार के रूप में, प्रबंधक सलाहकार के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। इन 1903 ही पब्लिश ए रिसर्च पेपर टाइटल शॉप मैनेजमेंट भी, 1903 में उन्होंने एक कारखाना प्रबंध के नाम से जो है एक पेपर पब्लिश किया, और 1911 में उनकी एक बुक आई जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। और उसके बाद क्या था आपका, टेलर जो था 1915 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें हमेशा, उनके बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा भाई। अब जो वैज्ञानिक प्रबंध है तो इसका मीनिंग दे रखे आपका, वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है अभी आपका। ठीक है। तो इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट विच थिंक्स दैट बाय द साइंटिफिक एनालिसिस वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे। तो इससे अभिप्राय क्या भाई, वैज्ञानिक प्रबंध से अभिप्राय क्या है, कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करना, उसका विश्लेषण करना और एक अच्छा तरीका जो है ढूंढना भी किसी कार्य को करने का भाई, पॉसिबल हो सके तो आपको। जो परंपरावादी तरीके थे हमने उसको क्या करना है, छोड़ के नई तकनीक को, नए मेथड्स को अपनाना है भैया। ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग, F.W. कोडिंग के अनुसार अगर हम डेफिनेशन देखें तो उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग दे डू इट इन द बेस्ट एंड चेपेस्ट वे भी। तो उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है भाई, इज द एक्ट ऑफ नोइंग, वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की एक कला है कि व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं, एंड देन सेइंग दे डू इट, और फिर ये देखना कि वो इसको इन द बेस्ट एंड चेपेस्ट वे, कि वो उसको अच्छे से अच्छे ढंग से और सस्ते सस्ते ढंग से करें। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की कला है कि आप श्रमिकों से, आप मनुष्यों से, आप मानव से क्या काम कराना चाहते हैं, और फिर ये देखना कि वो उसको कितने अच्छे ढंग से और कितने सस्ते ढंग से करते हैं पूरा। ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी। सबसे पहला है सिस्टमेटिक अप्रोच भी, ये एक व्यवस्थित जो है धारणा है भाई आपकी। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या होता है, प्रोसीजर चलती रहती हैं, सारी एक्टिविटीज़ पूरी होती हैं भाई। ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज भाई, ये पूरी तरह से मानसिक परिवर्तन ले आता है भाई आपका। ठीक है। साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है वो मेंटल चेंज लाता है, दोनों ही मालिक के दृष्टिकोण में भी और कर्मचारियों के दृष्टिकोण में भी, संगठन के प्रति भी आपकी। ठीक है। उसके बाद है आपका डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट भाई, ये क्या करता है, जो परंपरावादी प्रबंध था आपका उसको छोड़ करके नए जो वैज्ञानिक जो प्रबंध उसको अपनाने पर बल देता है भाई। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो कम्प्लीटली डिस्कार्ड करता है जो परंपरावादी प्रबंध का, ये कहता है कि नई टेक्निक को, पुरानी टेक्निक की बजाय हम नई अडोप्शन करनी चाहिए, नई टेक्निक को, जो मॉडर्न टेक्निक है, आधुनिक टेक्निक को भी आपका, जिससे कर्मचारी की एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी भाई, कर्मचारी कुशलता क्या होगी, बढ़ेगी भाई आपकी। ठीक है। उसके बाद था रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल भाई,
इन्होंने कहा कि जो नियम है ना उनका सख्ती से पालन होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर नियमों का सख्ती से पालन नहीं होगा तो वो केयरलेस हो जाएंगे कर्मचारी। अगर नियमों का सख्ती से पालन होगा तो क्या करेंगे, वो बड़े अच्छे ढंग से काम करेंगे, क्योंकि लापरवाही के लिए उनको क्या पनिशमेंट भी मिल सकती है भाई। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, इससे क्या होता है, जो श्रमिक हैं कर्मचारी हैं उनकी जो कुशलता में क्या होती है भाई, सुधार होता है, वृद्धि होती है उसमें आपकी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के अध्ययन, जैसे टाइम समय अध्ययन, मोशन स्टडी, गति अध्ययन, फटीग स्टडी, थकान अध्ययन का इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च किया भाई, प्रतिपादन किया इनका। अब वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं भाई आपके, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब भाई, विज्ञान न कि अंधविश्वास भाई। तो टेलर ने एक सिद्धांत दिया कि विज्ञान न कि अंधविश्वास, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल बताता है कि वी शुड नॉट गेट स्टक इन सेट रूटीन विद ओल्ड टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क। अब ये सिद्धांत बताता है कि हमें किसी कार्य को करने की जो है वो दृष्टिकोण परंपरावादी रूप से नहीं चलना चाहिए कि भाई ऐसे ही काम होगा, तो पुरानी तकनीक को छोड़कर अदर इट शुड बी कंस्टेंटली रिटर्निंग टू द डेवलप न्यू टेक्निक विच मेक वर्क मेच सिंपलर ईजियर एंड क्विकर। तो हमने उसकी बजाय एक नई तकनीक को, नए एक्सपेरिमेंट को अपनाना चाहिए, जिससे कार्य आसान हो जाता है, सरल हो जाता है और बड़ी जल्दी समाप्त हो जाता है भाई। उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा है कि हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड भाई, मतलब मैत्रीपूर्ण न कि संघर्षपूर्ण भाई। मतलब जो हमारे काम होना चाहिए, जो रिलेशन होने चाहिए वो मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, उनमें कोई झगड़ा या संघर्ष नहीं होना चाहिए भी आपका। एज पर दिस प्रिंसिपल द एटमॉस्फेयर शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन द लेबरर। कौन कौन जैसे मेजर फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, लेबर क्या होता है, उत्पादन का सबसे मेजर फैक्टर होता है। एंड द मैनेजमेंट कंसाइडर ईच द अदर, यहाँ पे दिया गया इंडिस्पेंसिबल भाई। तो क्या होगा, जो उत्पादन का सबसे मेन फैक्टर है आपका लेबर और जो मैनेजमेंट है, उन दोनों को आपस में एक दूसरे को समझना होगा। टेलर हैज रेफर टू ए सिचुएशन दैट मेंटल वेरिएशन हुई। तो इस प्रकार की स्थिति को टेलर ने क्या कहा है, मानसिक परिवर्तन कहा है। टेलर फर्मली बिलीव्ड दैट ऑक्यूरेंस द मेंटल वेरिएशन वुड एंड ऑल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज वुड बी बेनिफिशियल टू बोथ। तो टेलर ने कहा है कि अगर मानसिक परिवर्तन वो दोनों अपने अपने जो है व्यवहार में मानसिक परिवर्तन ले आएंगे, तो इससे दोनों पार्टियों के जो कन्फ्लिक्ट, झगड़े हैं, संघर्ष हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और इससे दोनों ही पार्टियों क्या होगा, बेनिफिट होगा भाई। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है आपका। उसके बाद कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म भाई, मतलब सहयोग न कि व्यक्तिवाद भी। मतलब ये करना चाहिए कि सभी ने मिलजुल के कार्य करना चाहिए। इसमें आई के स्थान पर वी का प्रयोग करना चाहिए आपका, कि ये काम हम सब का है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटी डन बाय द डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरिड विद ए सेपरेट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन हुई। इस सिद्धांत के अनुसार जो सभी प्रकार की क्रियाएं वो अलग अलग लोगों द्वारा की जाती हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, सहयोग और पारस्परिक सहयोग की उनकी भावना होनी चाहिए। टेलर हैज सजेस्टेड दैट मैनेजर्स, टेलर अपने पर उनको सुझाव देता है कि वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड हुई। तो श्रमिकों को क्या हुई, संयुक्त रूप से उनके जो परमाप निश्चित किए जाएँ। दिस इंक्रीज द इम्प्रूवमेंट, इससे उनके जो है सुधार होगा। एंड इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे उनकी जो उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा भाई। उसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हर एंड ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी हुई। मतलब प्रत्येक श्रमिक का उच्चतम सीमा तक जो है उसका विकास संभव बनाना भाई। प्रत्येक जो श्रमिक है तो उसकी अधिक जो कुशलता को बढ़ाना, उसका विकास करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेक केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन भी। तो उसके जो चयन से उसके क्या होना भाई, उस प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एवरीबॉडी ट्रेनिंग, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमने प्रशिक्षण की सुविधा रखनी चाहिए। इट शुड बी ऑल्सो टेकन केयर द ईच इंडिविजुअल शुड बी अलाउटेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी और इंटरेस्ट। और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसकी रुचि के अनुसार ये कार्य सौंपा जाना चाहिए भी। तो ये थे हमारे जो है 4 सिद्धांत हैं वैज्ञानिक प्रबंध के, जो विज्ञान जो कि न कि अंधविश्वास, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब मैत्रीपूर्ण संयोजन न कि जो संघर्ष, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म सहयोग न कि व्यक्तिवाद, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मतलब प्रत्येक व्यक्ति की उच्चतम कुशलता तक विकास भी। अब इसकी टेक्निक कौन कौन सी है भैया, आपकी टेक्निक कौन कौन सी। सबसे पहले फॉर्मेनशिप, फंक्शनल फॉर्मेनशिप है आपका। तो इसमें क्या बताया गया है, इट रेफर टू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक्स पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी। तो इससे प्राय उस वैज्ञानिक प्रबंध उस तकनीक से है जिसमें क्या होता है अभी, जो विशिष्टीकरण का लाभ उठाया जा सकता है अभी उच्चतम सीमा तक आपका। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे टेलर ने कहा है कि जो हमारे जो कार्य है ना उसको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं भाई। जो फैक्ट्री मैनेजर है उसने अपना जो कार्य दो प्रकार से बांट दिया, एक प्लानिंग में एक प्रोडक्शन में भी। ये प्लानिंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफिसर की नियुक्ति कर दी। और दोनों के नीचे चार चार जो है उन्होंने क्या कर दिया भाई, ऑफिसर्स लगा दिया भाई, अधिकारी लगा दिया भाई। ये रूटीन क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये डिसिप्लिन ऑफिसर्स भी। यहाँ पे गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर भी। ये क्या करते हैं, ये जो कर्मचारी हैं, श्रमिक जो हैं, उनके कार्य के क्या करते हैं, सारे के सारे निगरानी करते हैं भाई आपके। ठीक है, अब उसमें देखिए क्या क्या काम दिया गया। रूट क्लर्क क्या करता है भाई, दिस क्लर्क स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग ए पार्टिकुलर वर्क भी। ये क्लर्क क्या करता है भाई, एक विशेष जो कार्य है वो विशेष क्रम में पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखता है। मीनिंग देयर फाई द स्टेज, तो इट सेल हैव टू पास बिफोर बीइंग फाइनलाइज भी। ये अंतिम रूप देने के लिए उसको चेक करता रहता है। ही ऑल्सो डिसाइड द जॉब टू बी डन फॉर द डे वेयर इट इज़ टू बी डन। तो ये भी निश्चित करता है कि कार्य एक दिन में पूरा हो जाना चाहिए भी। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करता है भी, ये निर्देश जो कारक क्लर्क है, दिस क्लर्क प्रीपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड भी। ये क्या करता है, जो निर्देश कार्ड है वो तैयार करता है, किसके लिए, वर्कर के लिए। एंड हैंड्स देम ओवर टू गैंग बॉस, और इसको किसे देता है भाई, गैंग बॉस को इसको सौंप देता है भाई आपका। दिस कार्ड कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, प्रोसीडर डूइंग इट, मटेरियल टू बी यूज्ड एंड डिटेल अबाउट मशीनरी भी। तो इसमें बताता है कि सामग्री को कैसे प्रयोग करना है, मशीनरी की जो व्याख्या इसमें दी गई होती है आपकी भाई, प्रक्रिया काम की जो है उसमें किस प्रकार से काम करना है वो दी गई होती है भाई आपकी। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क भी तीसरे नंबर पे जो है आपका, ये क्लर्क डिसाइड करता है व्हेन ए पार्टिकुलर वर्क इज टू बी स्टार्ट एंड फिनिश भी, किस प्रकार काम शुरू करना है, कब शुरू करना है और कब हमने समाप्त करना है, ये बताता है भाई। मीनिंग देयर बाई एज टू व्हाट टाइम द होल वर्क विल टेक प्लेस। तो ये बताता है कि मैं एक कार्य को करने में कितना समय लगेगा पूरा करने में भी आपका। इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड द सेम टाइम एज व्हाट कॉस्ट प्रोड्यूस विल बी प्रोड्यूस भी, और हमें ये बताता है कि उस कार्य करने में कितनी लागत आएगी भी। डिसिप्लिन ऑफिसर्स, जो अनुशासन अधिकारी है, द डिसिप्लिन ऑफिसर इंश्योर द एवरी वर्क इज बीइंग परफॉर्म इन ए डिसिप्लिन मैनर भी। ये अधिकारी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कार्य वो कैसे हो भी, एक डिसिप्लिन मैनर में हो भी आपका, अनुशासित ढंग से हो। जबकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कार्य क्या क्या हुई आपके, गैंग बॉस, द वर्कर आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंट्रोल भी। तो नियंत्रण के दृष्टिकोण से क्या अभी वर्करों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप लीडर इज सिलेक्टेड हु इज नोन एज गैंग बॉस भी। एक ग्रुप का एक नेता चुन दिया जाता है जिसको हम गैंग बॉस बोलते हैं। ही इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट बोथ वर्कर एंड मशीन आर फिट एंड फॉर प्रोडक्शन भी। ये सुनिश्चित, उससे उम्मीद की जाती है कि वो सुनिश्चित करे कि जो मशीन है और जो श्रमिक हैं वो क्या भी उत्पादन के लिए वो फिट रहें पर्याप्त रूप से। एंड द मटेरियल रिक्वायर फॉर देम ही हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू देम, और उसकी ये नियुक्ति की जाती है कि उनको जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी सामग्री चाहिए वो उनको उपलब्ध करवा दी जाए भी। अब स्पीड बोस्ट है जो गति नायक जिसको हम बोलते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ स्पीड बोस्ट इज टू इंश्योर दैट ऑल द वर्कर आर परफॉर्मिंग देयर जॉब एट द रिक्वायर एक्सपेक्टेड स्पीड भी। इसका मुख्य कार्य ये होता है स्पीड बोस्ट का कि वो सभी कर्मचारियों की जो है परफॉर्मेंस है उनको नापे कि उनकी जो गति है वो सही है या नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट सो, यदि अच्छी नहीं है तो स्पीड बोस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ स्लो स्पीड एंड हैंस इट इज सोल्यूशन। यदि ये सही नहीं है तो स्पीड बोस्ट क्या करता है, उसको उन कारणों को फाइंड आउट करता है भाई कि उनकी जो गति धीमी है तो किस कारण से, उनको दूर करने का प्रयास करता है। रिपेयर बोस्ट जो मरम्मत नायक है आपका, द मेन फंक्शन क्या होता है भाई इसका, मशीनों में कोई टूट फूट होती है ना तो उसको ठीक करना होता है, सही कंडीशन लेना होता है भाई। इंस्पेक्टर जो निरीक्षक होता है ये क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है भाई आपका, जो हम काम हमने प्रोड्यूस कर लिया उसकी कंपैरिजन करता है, उसकी क्वालिटी की उसकी स्टैंडर्ड के साथ करता है, ऑन ट्राई करता है कि उनमें जो डिफरेंस ढूंढने की भाई, अगर कोई डिफरेंस होता है तो उसमें करेक्ट एक्शन की भाई ये कार्यवाही करता है। उसके बाद है हमारा दूसरे नंबर पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क भी, कार्य का परमापीकरण। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड द वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। इससे प्राय व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं के लिए स्टैंडर्ड क्रिएट करने की प्रक्रिया है भाई, मतलब परमाप निश्चित करने की प्रक्रिया है भाई आपकी। इसके उद्देश्य क्या क्या है भाई आपके, टू रिड्यूस गिवन द लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी। इसमें क्या होता है, जो उत्पाद है हमारे उनके जो प्रकार निश्चित करना, उनके साइज या उनकी विशेषताएं जो निश्चित करना। उसके बाद है टू इंट्रोडक्शन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी, सच दे आर इजिली इंटरचेंजेबल टू वन अदर भी। मतलब उत्पादकों को जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद उनसे पहचान कराना भी, ताकि वो आसानी से उनमें जो है परिवर्तन कर सके भी एक दूसरे के साथ।
टू इंश्योर इज क्वालिटी स्टैंडर्ड भी, जो गुणवत्ता का जो स्टैंडर्ड है वो सुनिश्चित करना। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मिंग टू मैन एंड मशीन भी, मतलब मनुष्यों का और मशीनों का जो किस प्रकार से कार्य करना है उनके बीच क्या है वो जो परमापों की स्थापना करना भाई। उसके बाद है सिंप्लीकेशन भी, सरलीकरण इसको बोलते हैं आपका। इट रेफर्स टू द टेक्निक विच इज यूज्ड पुट एन एंड टू अननेसेसरी टाइप्स क्वालिटीज साइज वेट एक्सेट्रा ऑफ प्रोडक्ट भी। इससे प्राय क्या है उस तकनीक से है भाई, इससे प्राय उस तकनीक से जो प्रयोग की जाती है भाई, जो अनावश्यक टाइप थे ना हमारे, जो अनावश्यक टाइप्स थे, अननेसेसरी टाइप थे, क्वालिटी थी, साइज थी था, तो उनको क्या करना हमने खत्म करके हमने ईजी वे में उनको उत्पादन करना है भाई आपका। जैसे इन्होंने दिया गया सिंप्लीकेशन मीन्स द पुटिंग एंड द अननेसेसरी टाइप क्वालिटी साइज वेट भी। तो सरलीकरण से अभिप्राय क्या है भाई, उसको एंड का मतलब यहाँ पे समाप्त करना भाई, जो अनावश्यक प्रकार थे, आकार थे, वजन था, उसको समाप्त करके आपने इजीली सिंपल वे में उनका उत्पादन करना है। कैसे, जैसे आपका इट इज़ राइट टू शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी जो है जूते बनाने वाली कंपनी है, वो जूतों का उत्पादन करती है भाई 0 नंबर में 1 2 3 4 5 साइज़ में। बट यदि वो स्टार्ट करना शुरू कर दे मैन्युफैक्चरिंग 0 0.5 1 1.25 1.5 1.75, तो क्या होगा, इट विल बी सिंपली रॉन्ग। तो कंपनी के लिए क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन इन द डिफरेंट सच साइजेज, तो इसके लिए कोई भी न्याय नहीं होगा भाई अलग अलग साइज, ऐसी प्रकार के साइज के लिए। इन सच सिचुएशन कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन, इसके लिए कंपनी ने अलग अलग प्रकार की विभिन्न मशीनें रखनी पड़ेंगी, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में स्टॉक रखना पड़ेगा, लेबर ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा भाई आपका, इट इज एडवाइजेबल टू मैन्युफैक्चरिंग शूज ओनली टू द प्रॉपर साइज, इसलिए क्या है भाई एक प्रॉपर साइज के शूज़ का ही निर्माण करे भाई। तो इसको हम सिंप्लीकेशन कह सकते हैं आपका। ऑब्जेक्टिव क्या क्या सिंप्लीकेशन के भाई, इफेक्टिव इकोनॉमी इन द यूज ऑफ मशीन्स भाई। मशीन्स का क्या होगा भाई, इफेक्टिव इकोनॉमी मतलब प्रभावित जो है अर्थव्यवस्था होगी आपकी, मशीनों का अच्छा उपयोग होगा आपका। ब्रिंगिंग डाउन द लेबर कॉस्ट, जो श्रमिक जो की लागत है उसमें को कम करना भाई। हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन, किसकी सहायता से, विशिष्टीकरण की सहायता से आपका भी। अफेक्टिंग इकोनॉमी इन द स्टाफ भी, मतलब स्टॉक में जो है अर्थव्यवस्था उसको प्रभावित करना भी आपका। अकॉर्डिंग टू ए अनदर एग्जांपल, ए पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक अन्य उदाहरण दिया गया, एक कार्य जो है कागज़ बनाने वाली कंपनी यूएसए में, स्टार्ट द वर्क ऑफ सिंप्लीकेशन, उसने सरलीकरण के कार्य को अपनाया। एंड द टाइप ऑफ पेपर इट वाज मैन्युफैक्चरिंग, और जो कागज़ों का उत्पादन किया भी, सक्सेस इन रिड्यूसिंग देयर टाइप्स फ्रॉम 2000 टू 200 ओनली भी। तो उसने 200 प्रकार के कागज़ बनाया करते, अब कितने बनाने लगी, 200 भी। द इफेक्ट ऑफ सच एक्सरसाइज एंड सिंप्लीकेशन भी इमेज, तो ये क्या है, सरलीकरण की एक प्रकार से व्याख्या है आपकी भी, कल्पना भी कह सकते हैं इसको। मेथड स्टडी भी चौथे नंबर पे आता है हमारा, मेथड स्टडी, कार्यविधि अध्ययन बोलते हैं इसको। इट रेफर टू द आइडेंटिफिकेशन द मोस्ट सुइटेबल वे टू द पर्टिकुलर एक्टिविटी भी। तो इससे प्राय क्या है भाई, एक विशेष कार्य को करने किस प्रकार से किया जाता है भाई, ये उसको बताता है हमने। एक सुइटेबल वे मतलब एक उपयुक्त तरीका है किसी कार्य को करने का। टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक आर यूज्ड, जिसमें क्या होता है एक चार्ट और जो है एक अनुसंधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी टू फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी कार्य को करने का एक अच्छा तरीका ढूंढना होता है अभी आपका। दूसरा है मोशन, पांचवा है मोशन स्टडी भी। तो इससे भी क्या, इट रेफर्स टू ए टेक्निक ऑफ स्टडी मोमेंट आर नेसेसरी डूइंग ए वेल डेफिनेट जॉब आवर वर्क भी। तो इससे भी उस तकनीक से है जिसमें जो हम कार्य करते हैं ना, तो उसमें कितनी हलचल होती है भी, कितनी जो आराम है वो आवश्यक है, कितनी हलचल करते हैं, किस गति से हम काम करते हैं भी। द मूवी कैमरा इज यूज टू कंडक्ट दिस स्टडी, इस अध्ययन के लिए क्या करते हैं, एक मूवी कैमरा का प्रयोग किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशन भी। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इस अध्ययन का, जो अनावश्यक हरकतें हैं ना कार्य करने के दौरान, उनको क्या होता है भाई, रोकना होता है भाई। फॉर एग्जाम्पल, डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड, इस प्रयोग के द्वारा पाया गया, वाइल लेइंग ए ब्रिक ए मेसन वाज कंडक्टिंग 18 डिफरेंट एक्टिविटी, एक राजमिस्त्री जो था ईंटें लगाने का जो काम करता था, वो अलग अलग प्रकार की 18 हरकतें करता था वही। बट आफ्टर द एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी एक्टिविटी, लेकिन अनावश्यक हरकतों को समाप्त करने के बाद, द नंबर ऑफ एक्टिविटी कुड बी रिड्यूस टू 5, 5 तक उसको सीमित कर दिया। एंड सर्टन केसेज इवन डाउन टू 2 एक्टिविटी, और कुछ दशाओं में तो केवल 2 तक सीमित कर दिया भाई। तो जो पहले 18 हरकतें करता था उसको कुछ दशाओं तक 5, लेकिन कुछ में तो 2 तक सीमित कर दिया। अब 2 तक सीमित कर देंगे तो वो क्या होगा, एक दिन में जो पहले कम ईंटें लगाता था वो अब क्या होगा, ज़्यादा ईंटें लगाएगा भाई। उसके बाद टाइम स्टडी हुई,
समय अध्ययन इसको बोलते हैं। इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पार्टिकुलर एक्टिविटी। इसी पर है क्या भाई, समय को परिमापित करना है भाई, एक विशेष कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिटरमाइन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम, औसत समय के आधार पर इसको मापा जाता है अनेक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किसी काम को जो करने के तरीके होते हैं। दिस स्टडी इज कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, इस कार्य को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अध्ययन करने के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका, टू गेट द एस्टिमेटेड फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट भाई, तो इसका मुख्य अनुमान लगाना भाई श्रमिकों की जो लागत का। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर वर्कर, कितने श्रमिकों की आवश्यकता है उसका अनुमान लगाना। टू डिसाइड द अबाउट द सुइटेबल इंसेंटिव प्लान, और उनके लिए क्या जो है इंसेंटिव योजना होनी चाहिए भाई, इसका निर्धारण करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है भाई। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर पे फटीग स्टडी है, इसको बोलते हैं थकान अध्ययन भी आपका। इट रेफर्स टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी द रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट ए पार्टिकुलर जॉब। इससे प्राय ये निर्धारित करना है कि काम के दौरान कितनी अवधि के बाद जो है रेस्ट लिया जाए भाई। द रेस्ट रिफ्रेश द वर्कर, जो आराम क्या है श्रमिकों को तरोताज़ा कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। द वर्क अगेन विद देयर फुल कैपेसिटी, वो दोबारा से क्या है पूरी अक्षमता के साथ कार्य करते हैं फिर रेस्ट करने के बाद। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी टू मेंशन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर, जो मुख्य उद्देश्य होता है इस अध्ययन का वो क्या होता है, श्रमिकों की जो कुशलता है ना उसके लेवल को बढ़ाना है। देयर में बी सो मैनी कॉजेज ऑफ फटीग, थकान के बहुत सारे कारण होते हैं। एज लॉन्ग वर्कर हावर्स, ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा घंटे तक काम करना। पुअर वर्किंग कंडीशंस भी, काम करने की दशाओं का अच्छा नहीं होना। अनसुइटेबल वर्क, मतलब जो है कार्य वो है अकुशल कार्य होना भी, या कार्य अच्छा ना होना। अनहैप्पी रिलेशन भी, मतलब जो है संबंध अच्छे ना होना बॉस के साथ। तो कई कारण हो सकते हैं भाई थकान के। उसके बाद है 8 नंबर पे डिफरेंशियल वेज सिस्टम भी। डिफरेंशियल विविधतात्मक जो मजदूरी पद्धति होती हैं आपकी, तो इसमें क्या गया कि टेलर हैज़ एडवर्स द अडॉप्शन ऑफ डिफरेंशियल वेज सिस्टम टू द ऑर्डर ऑफ मोटिवेशनल एम्प्लॉयज भी। कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए उन्होंने कहा है कि हमने जो है विविधात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाना चाहिए भी आपका। टेलर ने यही सलाह दी है। अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार वेजेज आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, इसके अनुसार उन्होंने कहा है कि श्रमिकों को मजदूरी किस प्रकार से दी जानी चाहिए, जो उन्होंने कार्य किया है ना उसके आधार पर श्रमिकों को मजदूरी दी जानी चाहिए भी। नॉट एन बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड इन ड्यूरिंग ऑफ वर्क भी, ये नहीं कि उन्होंने कितने घंटे का, मान लीजिए 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे का वेतन नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने काम कितना किया, मान लीजिए 10 यूनिट बनानी है भाई, ठीक है। अब एक व्यक्ति ने तो क्या किया भाई, पूरी 10 यूनिट बना दी 8 घंटे में काम करके, और एक व्यक्ति ने 8 घंटे में काम करके कितनी बनाई, 6 यूनिट बनाई भाई 8 घंटे काम करके। अब जिसने 10 यूनिट बनाई, दोनों ने काम तो 8 घंटे किया, लेकिन ये क्या सुस्त है, लेजी है, तो जिसने 10 घंटे काम किया उसको 10 घंटे के हिसाब से पैसे मिले, जिसने 6 यूनिट का काम किया उसको 6 यूनिट के हिसाब से पैसे मिले, 10 यूनिट के हिसाब से इसको पैसे मिले और 6 यूनिट के हिसाब से इसको पैसे मिले। तो ये दिया गया इन्होंने काम के अकॉर्डिंग पैसे मिले भी, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने, ठीक है। इन दिस सिस्टम 2 डिफरेंट वेज रेट हुई, इस सिस्टम में 2 जो है मजदूरी के जो दर निर्धारित कर दी गई, वन इज हाई वेज एंड सेकंड इज लो वेज रेट हुई, एक तो उच्च दर से एक निम्न दर से हुई। द वर्कर हु आर एबल टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट देयर फिक्स ड्यूरेशन द पेड एज द हाई रेट, ये जो परमापित जो कार्य है वो परमापित कार्य के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उनको ऊंची दर से मजदूरी दी जाए, और जो कार्य पूरा नहीं कर पाते उनको निम्न दर से मजदूरी दी जाए भाई आपकी। ये एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे इन्होंने मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया कि 20 यूनिट का प्रोडक्शन करना है एक दिन में भाई आपका, जो 20 यूनिट का करेगा उसको 5 रुपये की दर से मजदूरी दी जाएगी, और जो 20 से कम करेगा उसको 4 रुपये की दर से मजदूरी दी जाएगी भी। एक वर्कर ए है, उसने 20 यूनिट का प्रोडक्शन किया एक दिन में भी, तो उसने क्या किया 20 इंटू में 5, तो 100 रुपये उसने मजदूरी के अर्न किए। जबकि दूसरा श्रमिक था बी भाई, उसने 18 यूनिट का प्रोडक्शन किया भाई, तो उसने क्या किया, उसको कम मिलेगा ना, अगर 20 से कम किया तो उसको 4 रुपये के हिसाब से मिलेंगे, तो 18 इंटू में 4 तो 72 रुपीज़ उसको मिले भाई आपके। इन दिस वे बी हैज़ प्रोड्यूस ओनली 2 यूनिट लेस भी, 2 यूनिट कम काम किए लेकिन उसको कितने 28 रुपीज़ कम मिले भाई आपको। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, लेस एफिशिएंट, कम कुशल होगा वो वर्कर होगा। विल बी मोटिवेशन, जो कम कुशल श्रमिक है ना वो मोटिवेट होगा अधिक कार्य करने के लिए और कुशलता के साथ कार्य करने के लिए भी आपका। उसके बाद है 9 नंबर में हमारा मेंटल रिवोल्यूशन भाई, मानसिक जो है क्रांति इसका नाम दिया गया है। मेंटल रिवोल्यूशन कॉल्स फॉर ए चेंज इन द माइंड सेट द बोथ एम्प्लॉय एंड वर्कर, तो मानसिक जो क्रांति का नाम दिया गया है कि इसमें जो दोनों श्रमिक होता है जो और वर्कर होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं,
एम्प्लॉयर होता है मालिक, और वर्कर जो काम करने वाले, दोनों को अपने जो माइंड सेट में क्या होगा, परिवर्तन लाना होगा भाई, अपनी सोच में क्या होगा, परिवर्तन लाना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कर्मचारी वो सोचते हैं कि हमारी वजह से जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, हमारी वजह से जो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तो इसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए, ज़्यादा सैलरी हमारी बढ़नी चाहिए, हमें कमीशन मिलना चाहिए। जबकि मालिक ये सोचता है कि रिस्क टेकर तो मैं हूँ, पैसा तो ज़्यादा मैं लगा रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो दोनों के जो है जो मतलब एक कंट्रोवर्सी हो जाती है दोनों में भी। तो दोनों ने, टेलर ने कहा है कि दोनों को ये बात समझनी होगी कि दोनों के प्रयास से ही ये जो है फर्म लंबे समय तक रन कर सकती है। तो दोनों के अपने जो व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, सोच में परिवर्तन लाना होगा भाई। टेलर रिवोल्यूशन इन द माइंड सेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयज़ भी एंड वर्कर इज रिक्वायर। टेलर ने कहा है कि कर्मचारियों को और जो मालिक है, नियोक्ता को, दोनों को ही जो अपने माइंड सेट में परिवर्तन लाना होगा। बिकॉज इट विल प्रमोट टू फीलिंग कॉपरेशन, क्योंकि इससे सहयोग की भावना पैदा होगी। एंड विल बी बेनिफिशियल ऑफ बोथ पार्टी, दोनों के लिए क्या लाभदायक होगी। नॉर्मली इट इज सीन दैट कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि लाभ बंटवारे को लेकर मालिक और श्रमिकों के बीच जो कन्फ्लिक्ट झगड़े की पाए जाते हैं भी। विल बोथ पार्टीज डिमांडिंग ए लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों जो पक्षकार क्या करते हैं भाई, ज़्यादा लाभ की हिस्से में क्या करते हैं, मांग करते हैं। इन दिस द मेन रीजन वाई द मेंटल वर्जन ऑफ इज प्रिपेयर्ड, इसके लिए आवश्यक है कि उनको मानसिक परिवर्तन के उसमें व्यवहार में लिया जाए। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के अनुसार इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लाभ के बंटवारे को लेकर लड़ने की बजाय बोथ पार्टीज शुड मेक एफर्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, उन्होंने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सच सिचुएशन विल रिजल्ट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, इससे क्या होगा, हमारा उत्पादन बढ़ेगा। एंड सच हाई इंक्रीज इन द प्रॉफिट, जिससे लाभ ज़्यादा होगा, विल मेक टॉक टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मीनिंगलेस, इससे क्या होगा, लाभ का जो बंटवारा है ना वो अर्थहीन हो जाएगा भी आपका। अब जो कंपेरेटिव स्टडी क्या रखी हुई, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर और फ्यूल। देखिए टेलर भी जो था एक प्रबंध का जो जन्मदाता है, प्रबंध में उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, और फ्यूल का भी हुई। अब इन दोनों की जो कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिसिमिलरिटी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है आपका। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिलरिटी भी, क्या क्या समानताएं थी। सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम भाई, जो प्रबंध की समस्याएं थी उनका समाधान किया भाई। तो बोथ मैनेजमेंट एक्सपर्ट प्रेजेंटेड सोल्यूशन ऑफ द मैनेजरियल प्रॉब्लम भाई, तो दोनों ही जो प्रबंध विशेषज्ञ थे, दोनों ने क्या किया भाई, प्रबंध की जो समस्याओं का समाधान किया भाई, अपने एक्सपीरियंस से और अपने एक्सपेरिमेंट से भी, अपने अनुभव से और अपने प्रयोगों से। द सॉल्यूशन प्रेजेंटेड बाय बोथ एक्सपर्ट आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ प्रिंसिपल भी, दोनों के ने क्या किया भाई, इनके समस्याओं के लिए अपने अपने जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए भाई। उसके बाद है आपका स्ट्रेस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी, दोनों ने क्या किया, व्यावहारिक पहलू पर बल दिया भाई। टेलर एंड फ्यूल हैव बोथ बीन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रियलिटी ऑफ वर्क भी, टेलर और फ्यूल जो दोनों का संबंध किससे था भाई, कार्य की वास्तविकता से था भाई आपका, ठीक है। दैट इज वाई दे बोथ हैव लेड स्ट्रेस अपॉन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी, इसलिए उन दोनों ने क्या किया भाई, कार्य के जो व्यवहारिक पहलू पर बल दिया। इन अदर वर्ड्स दे गेट देयर सजेशन, उन्होंने इसके अलावा उन्होंने अपनी सलाह दी। द इम्प्रूवमेंट वेयर पॉसिबल, जहाँ जहाँ संभव हो सका था वहाँ उन्होंने अपनी सुझाव भी दिए भाई। दे डिड नॉट लेट डाउन द प्रिंसिपल विच कैन नॉट बी ब्रोट इन टू द पैरामीटर्स ऑफ प्रैक्टिकली, उन्होंने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाया जिसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता हो भाई। स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन भी, दोनों ने क्या किया भाई, अच्छे औद्योगिक संबंधों के ऊपर बल दिया भाई। बोथ आर द एक्सपर्ट ऑफ द ओपिनियन ऑफ द गुड रिलेशन बिटवीन द ऑनर एंड वर्कर्स एस्टेब्लिश भी, तो दोनों ही विशेषज्ञ थे और उन्होंने ये जो है मालिक और जो कर्मचारी उनके बीच अच्छे संबंधों की स्थापना की। द ऑर्गेनाइजेशन एम्स कैन बी इजली, जिससे क्या होता है, संगठन आसानी से अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है भाई। उसके बाद इनके बीच असमानताएं क्या कहती है, डिससिमिलरिटीज, तो कंपैरिजन भी कह सकते हैं हम, उनके बीच डिफरेंस भी कह सकते हैं भी हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आपके, सबसे पहला आपका यहाँ पे टेलर है, यहाँ पे आपका फ्यूल है भाई। प्रोस्पेक्टिव पे तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और रिलेटेड टू फैक्ट्री एरिया भी, तो इसका संबंध किससे था भाई, आपका उत्पादन क्रियाओं से और कारखाना क्षेत्र से भी। रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसका संबंध किससे था भाई, जो प्रबंध के उच्च स्तर से था भाई आपका। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड, इसमें क्या होता था, आदेश की एकता की अवहेलना की जाती है। ए वर्कर वर्क्स अंडर सुपरविजन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट सिमिल्टेनियसली भाई, तो इसमें आदेश की अवहेलना होती है क्योंकि जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके ऊपर सुपरविजन करने वाले कितने विशेषज्ञ होते हैं, 8 विशेषज्ञ होते हैं अभिप्राय। द प्रिंसिपल इज अप्लाइड स्ट्रिक्टली, इसमें आदेश एकता पालन किया जाता है। फ्यूल के अनुसार आदेश एकता पालन किया जाता है, लेकिन टेलर के अनुसार इसको अवॉइड किया जाता है। एप्लीकेबिलिटी, लागू होना, इट इज अप्लाई इन द
स्पेशल सिचुएशन, इसको विशेष परिस्थिति में लागू किया जाता है। इट इज अप्लाई यूनिवर्सली, इसको हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है अभी। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इन जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों की स्थापना विभिन्न प्रयोगों और अवलोकनों के बाद की गई है भी। द प्रेजेंटेड पर्सनल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ भी। ये जो है जो वैश्विक सत्य है उसके आधार पर इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है भाई। फोकस इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन, स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पीड भी। इसमें क्या है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरलीकरण, जो समय अध्ययन और गति अध्ययन के ऊपर बल दिया गया है भी। रिफॉर्मिंग द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल भी। इसमें क्या होता है, विभिन्न जो सिद्धांत दिए गए हैं वो क्या है, पूरे प्रशासन के लिए है भी आपके। पर्सनैलिटी, ये वैज्ञानिक प्रबंध है और ये प्रोफेशनल पेशेवर प्रबंधक है भी। एक्सप्रेशन, इसने साइंटिफिक प्रबंध को जो है जन्म दिया और उन्होंने जनरल एंड थिंकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों को इसने जन्म दिया भी आपका। अब निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं भी आपका, तो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि दिस डेज मेनी चेंजेस हैव क्रेप्ट इनटू द वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट भी। इन दिनों क्या होता है, बहुत सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं जो विश्व में जो प्रबंध है उसमें। इट इज़ बिकॉज दिज चेंजेस दैट द प्रिंसिपल ऑफ टेलर अपीयर इन द ए लिटिल ओल्ड वंस भी। इसलिए क्या गया है, टेलर ने क्या कहा है कि हमें प्रिंसिपलों को, हमारे प्रिंसिपलों को हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जो पुरानी हमारी थी उनको हमने छोड़ना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ प्रिंसिपल एडवोकेट बाय द फ्यूल, जो फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो बताते हैं गेट क्रीडेंस इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट भी, कि क्या कहा गया है कि हमने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना है। इवन देन टेलर कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी कंसिडर इनसिग्निफिकेंटली एज हिज प्रिंसिपल सेंट्रली गाइड द मैनेजर्स फॉर द सेम ऑफ द ऑर्डर भी अदर्स भी। तो उन्होंने कहा गया है कि टेलर के कंट्रीब्यूशन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनके सिद्धांत भी क्या हैं, प्रबंधकों के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं भाई आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो चैप्टर 2.2 साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।